एमसीक्यूज एक्सरसाइज पे आते हैं तो उसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ हैबिटेट, बायोस्फीयर, कम्युनिटी और पॉपुलेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी स्पीशीज़ जो बिल्कुल सेम मेंबर हों उसके और एक ही जगह पे एक ही वक्त में लिव करें रहें तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन। सेकंड पे आते हैं, इफ अ साइंटिस्ट is studying the methods of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may this be? मुझे कहता है कि साइंटिस्ट जो है वो अगर स्टडी कर रहे हों ह्यूमन में इंसुलिन को इंसर्ट करने के कि किस तरह से ह्यूमन के जो जीन्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन को इंसर्ट किया जा सकता है, तो ये बायोलॉजी की किस ब्रांच में आता है? आगे ऑप्शंस में वो कहता है एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है, फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग में आता है, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि लाइफ की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिहाज से आता है, या फिर फार्माकोलॉजी मेडिसिन में आता है। तो बेसिकली ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो इसका जो करेक्ट है वो सी, बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड पे कहता है Which one will be the correct sequence of the levels of organization of life? के लाइफ के जो levels of organization हैं उनका correct sequence क्या है? फर्स्ट में कहता है सेल, ऑर्गेनेलिस, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। तो बेसिकली अगर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो सबसे पहले बहुत से एटम्स कंबाइन करते हैं, उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, देन मॉलिक्यूल्स से आगे ऑर्गेनेलिस बनते हैं, ऑर्गेनेलिस से आगे सेल बनता है, सेल से आगे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के आगे ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर इंडिविजुअल बनता है। तो अगर इस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो वो हमारे पास थर्ड होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेलिस, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। थर्ड सी। फोर्थ पे Which of these major bioelements is in the highest percentage in protoplasm? के प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? आगे ऑप्शंस हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर परसेंटेज को देखा जाए तो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 65%, कार्बन की परसेंटेज होती है 18%, हाइड्रोजन की परसेंटेज होती है 10, इसके बाद जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज होती है 3। तो इस लिहाज से ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। फोर्थ का सी, ऑक्सीजन। फिफ्थ, Which of the following group includes organisms, all of which are absorptive in their nutrition? कहते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जो कि सारे के सारे बिलोंग करते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन के ग्रुप से, यानी कि जो जिनकी न्यूट्रिशन का जो मेथड है, जो मोड है वो एब्जॉर्प्टिव है, जो चीज़ को जज़ब करते हैं। तो वो बेसिकली फंजाई होती है जो चीज़ को जज़ब करती है। फंजाई होती है वो अपने अंदर से एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, बाहर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उस एंजाइम के थ्रू पैरालाइज होता है और फिर वो जो फंजाई होती है वो उस ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फंजाई जो होती है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये एब्जॉर्प्टिव होता है। इसका ऑप्शन डी, फंजाई। सिक्स्थ, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर नाउन एज। कहते हैं बहुत से सेल्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं सिमिलर सेल्स तो वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यूज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी, टिश्यूज। सेवंथ, विच ऑफ दीज टिश्यूज आल्सो मेक्स द ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल? इनमें से कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहलाते हैं, एनिमल्स में ग्लैंडुलर टिश्यूज भी बनाते हैं? तो वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ऑप्शंस में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ए ऑप्शन।
8th, the level of organization that is less definite in plants is, कि level of organization जो है organ system का, organs जो होते हैं वो plants में या किस में, animals में less definite होते हैं, कि किस में उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है। तो एनिमल्स की अगर बात की जाए तो एनिमल्स में तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, प्लांट्स में कोई ऐसा ख़ास तरह का ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से ऑर्गन जो होते हैं वो प्लांट्स में उनकी कॉम्प्लेक्सिटी स्मॉल होने की वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा organ level। Ninth, what is true about वोल्वॉक्स, कि वोल्वॉक्स के मुतालिक सही क्या है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिफोर न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता। प्रो मीन बिफोर, यूकैरियोट मीन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस अवेलेबल होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं। क्लोनियल यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। अब बेसिकली वोल्वॉक्स इज अ टाइप ऑफ क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा सी, क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूकैरियोट। Now 10th, when we study the feeding relations among different animal species of a forest, what level of organization we are studying, कि हम एक फॉरेस्ट जंगल में डिफरेंट एनिमल्स के जो फीडिंग रिलेशन है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये किस लेवल में हम स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली जब बहुत सी पॉपुलेशंस टुगेदर इकट्ठी हों तो वो एक कम्युनिटी बनाती हैं, तो हम इस लेवल पे अगर इसको स्टडी करें तो वो कम्युनिटी का लेवल होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी, कम्युनिटी। नेक्स्ट आते हैं आंसर क्वेश्चंस पे। फर्स्टली बोलता है अरेंज दी स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अपर लेवल एंड राइट द लेवल अगेंस्ट ईच स्ट्रक्चर। नीचे उसने स्ट्रक्चर बयान किए हैं कि इसको कहते हैं अरेंज करें, तो इसको किस तरह अरेंज किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन, मैन, मैस ऑफ न्यूरॉन, कार्बन, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन एंड प्रोटीन। अब अगर इस लिहाज से अगर देखा जाए, स्टडी किया जाए, तो सबसे पहले तो एटम आएगा। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल्स से फर्दर आगे ऑर्गेनेलिज, फिर सेल, उससे टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और देन इंडिविजुअल। तो अगर इस लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन। इससे आगे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आगे आपके पास कार्बन, कार्बन से आगे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। जब प्रोटीन्स मिलेंगी तो उसके बाद वो बोलता है क्या न्यूरॉन आएंगे, नर्वस सिस्टम आएगा,
या फिर मैस ऑफ न्यूरॉन आएगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। तो प्रोटीन के बाद आगे जाहिर सी बात है ऑर्गेनेलिस बनेंगे, मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑर्गेनेलिस बनेंगे। तो ऑर्गेनेलिस में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ऑर्गेनेली से आगे फर्दर हम डिवीजन करेंगे सेल की, तो ऑर्गेनेली के बाद सेल आता है। तो सेल यहां पे है न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद न्यूरॉन। उसके बाद देन नेक्स्ट हमारे पास आएगा मैस ऑफ न्यूरॉन। बहुत से न्यूरॉन्स जब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे वर्क करेंगे तो ये मैस ऑफ न्यूरॉन बना देंगे। तो मैस ऑफ न्यूरॉन्स का जब बहुत से ग्रुप टुगेदर होगा, इकट्ठा होगा, तो वो मैस ऑफ न्यूरॉन बनाएगा। मैस ऑफ न्यूरॉन बेसिकली न्यूरॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ब्रेन, यानी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जिसकी बेस पे नर्वस सिस्टम वर्क करता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। अब मैस ऑफ न्यूरॉन जब बनेगा तो इससे आगे ब्रेन बनेगा। अब ब्रेन जो है बेसिकली एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन से आगे जब डिफरेंट ऑर्गन मिलेंगे तो एक जाहिर सी बात है सिस्टम बनेगा। तो ब्रेन से आगे नर्वस सिस्टम बनेगा। नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन और इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर नर्वस सिस्टम बना देते हैं। इसी वजह से ब्रेन के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो नर्वस सिस्टम आएगा, क्योंकि वो बेसिकली एक सिस्टम है और ब्रेन एक सिंगल ऑर्गन है। अब नर्वस सिस्टम के बाद आगे इंडिविजुअल बनेगा, मैन आएगा। तो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिफाइन बायोलॉजी and relate it with its major divisions? कि हम बायोलॉजी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और इसकी मेजर डिविजन्स को। तो सबसे पहले अगर देखें बायोलॉजी, बेसिकली बायोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो मीन्स लाइफ एंड द वर्ड लॉगी स्टैंड फॉर स्टडी। In study of life is called biology. Basically, it is also a relationship between living and non-living things. Relationship between living and non-living things. Like जैसे हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर बेसिकली एक नॉन लिविंग थिंग है और हमारा उसके साथ रिलेशन है, हम लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ रिलेशन होना बायोलॉजी कहलाता है। ये अब इसकी आगे से डिवीजन्स जो हैं, इसकी 3 मेन डिवीजन्स हैं, जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रो बायोलॉजी। Zoology is the study of animals. इसमें हम एनिमल्स की स्टडी के मतलब पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, वो किस किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या क्या उनका मैकेनिज्म होता है। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स जो होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इनकी मूवमेंट किस तरह से होती है, क्या क्या डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली इज द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक स्टडी करते हैं। अब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं, इसमें इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, एल्जी है, प्रोटिस्ट वगैरह हैं। तो जितने भी आपके स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी में होती है। ये इसकी डिवीजन्स हैं और बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ब्रांचेस पूछ रहा है, बायोलॉजी की ब्रांचेस। तो ब्रांचेस जो है वो पेज नंबर 2 एंड
3 पे अवेलेबल हैं, पेज नंबर 2 एंड 3 पे सारी की सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जियोग्राफी, कि बायोलॉजी जो है वो किस तरह से रिलेट करती है फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, मैथमेटिक्स के साथ और फिजिक्स के साथ, जियोग्राफिक के साथ। अब बायोलॉजी जो है बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। अब केमिस्ट्री के साथ ये किस तरह रिलेट करती है? केमिस्ट्री के साथ ये इस तरह रिलेट करती है जैसे ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस होती है, रिस्पायरेशन होती है। अब फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन ये केमिकल प्रोसेसेस हैं, तो केमिकल प्रोसेसेस बेसिकली केमिस्ट्री में आते हैं और हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो इस वजह से जो केमिस्ट्री है वो रिलेट कर रही है बायोलॉजी के साथ। अब फिजिक्स जो है वो किस तरह से बायो के साथ रिलेट करती है? अगर हम देखें तो हमारे जो लिम्स हैं ये हमें बैलेंस करते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। इसी तरह जो फिजिक्स है उसमें भी लीवर्स होते हैं जो उसको बैलेंस करते हैं, तो ये इस तरह से आपस में रिलेट करती हैं। इसी तरह बायो का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन है। अब बायो का मैथमेटिक्स के साथ किस तरह रिलेशन है? जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हम आरबीसीज को चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं, तो उसमें अमाउंट आ जाती है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स की ये अमाउंट है, डब्ल्यूबीसीज की ये अमाउंट है। तो इस तरह से सारी जो अमाउंट आ जाती है वो बेसिकली मैथमेटिकल वर्क होता है, जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। इसके बाद जियोग्राफी कि बायोलॉजी जो है वो जियोग्राफी के साथ किस तरह से रिलेट करती है। इसमें ये स्टडी किया जाता है कि डिफरेंट अर्थ के एरियाज़ में किस किस तरह के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, किस किस तरह की एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के होने की वजह से बायोलॉजी में आते हैं, और इनकी जो स्टडी रिलेशन की जो स्टडी है सारी कि किस किस तरह वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अर्थ पे, वो सारी की सारी स्टडी जो है वो बायोजियोग्राफी में आती है। And the next question, how would you distinguish the biomolecules from other molecules? What is the criterion for classifying biomolecule as micromolecule और macromolecule? कि हम बायोमोलिक्यूल्स को दूसरे मॉलिक्यूल से किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, और माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल को क्यों सेपरेट किया गया। अब अगर इसको देखें तो मैक्रोमोलिक्यूल में तो बेसिकली मेन डिफरेंस ये है कि माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है। माइक्रोमोलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं इनका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, मैक्रोमोलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट बहुत ही स्मॉल हो उनको हम क्लासिफाई करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स में, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट बहुत लार्ज हो उनको हम क्लासिफाई करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में। लाइक माइक्रोमोलिक्यूल्स के अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज, दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। एंड व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स? मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास आते हैं लिपिड्स, स्टार्च, सुक्रोज, ये सब के सब जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स को अदर मॉलिक्यूल्स के से किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली 16 होते हैं, 92 नेचुरली अकरिंग होते हैं, जिनमें से बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली बायो एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो 16 होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि आगे फर्दर लाइफ की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्पेशली डिफरेंट काइंड्स के होते हैं जो कि दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। लाइक हमने डिस्कस किया, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं। बेसिकली दीज आर ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल
तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि आगे से फर्दर ऑर्गेनेलिस को बनाते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका काम जो होता है कि इन्होंने आगे ऑर्गेनेलिस को बनाना होता है, जबकि अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनेलिस की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस वजह से बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है दूसरे मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। कि इसमें हमने डिस्क्राइब करना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को। तो ये आपको पेज नंबर 7 पर अवेलेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, is there any division of labor among the cells of a colony? If you find division of labor among the cells and tissue, what level of cellular organization is it? कहता है कि क्या colonial organization में जो organisms live कर रहे हैं उनमें भी कोई division है, लेबर है, और अगर ऐसा है तो ये किस में होती है। अगर हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को खुद पूरा करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते, फूड के लिए किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते, उनको अपनी रिक्वायरमेंट खुद ही पूरी करनी पड़ती है। अब अगर इस तरह बात की जाए तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेट करता है, दूसरे सेल्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, थैंक्स।